डू यू नो आपकी गाड़ी कितनी भी सेफ हो, पर अगर ग्लोबल एनकैप को आपने स्पॉन्सरशिप नहीं दी है तो फिर आपकी गाड़ी 5 में से 5 स्टार नहीं ला सकती है। डू यू नो अगर आपकी गाड़ी साइड प्रोटेक्शन टेस्ट में फ्रंटल प्रोटेक्शन से ज्यादा स्कोर कर लेती है तो उस पर पेनल्टी लगती है और 1 स्टार रेटिंग उसकी कम कर दी जाती है। डू यू नो आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चर चाहे अनस्टेबल भी हो उसके बाद भी 5 में से 5 स्टार आपकी गाड़ी ला सकती है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि ग्लोबल एनकैप को कटघरे में खड़ा करते हैं या फिर उनके मंशा पर क्वेश्चन उठाते हैं। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी। आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी बात ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग मेथोडोलॉजी पे होगी। तो इससे पहले कि हम ग्लोबल एनकैप के मेथोडोलॉजी से बात करें, कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, एक्सीडेंट्स के मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने शेयर किए हैं। 2022 के नंबर्स हैं बट मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। 2022 पे 4.61 लाख्स एक्सीडेंट्स इस देश में हुए हैं, जिसमें से 1.68 लाख्स फेटालिटीज हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो हर घंटे में लगभग 19 डेथ्स इस देश में होती है। जब आप ओवरऑल फिगर्स इन सब चीज़ों को खंगालने लगोगे, जो कि मैंने खंगाले हैं, तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ अजीब सी चीज़ें सामने आई जो कि आप विश्वास नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो क्रैशेस हुए हैं या फेटालिटीज़ हुई हैं वो पहाड़ों पे या फिर कर्व्स पे, कॉर्नर्स पे, छोटे रास्तों पे नहीं हुई है, वो ज़्यादातर हाईवेज पे हुई है। लगभग 60% जो एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं वो या तो नेशनल हाईवेज पे हुई हैं या स्टेट हाईवेज पे हुई हैं। बाकी सबका कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 40% के आसपास है, पर 60% मेजॉरिटी जो है वो आपकी हाईवेज पे हुई है, जिसका सीधे तौर पे मतलब है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स इस देश में हुई हैं। तो जो ग्लोबल एनकैप का टेस्ट होता है 64 kmph का, वो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर तो नहीं दे सकता है कि क्या 64 kmph के ऊपर अगर आपकी गाड़ी क्रैश करती है तो उस वक्त उसकी हालत क्या होगी। एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे देता है। रियर पैसेंजर्स का सीट बेल्ट नहीं पहनना, फ्रंट पैसेंजर्स का सीट बेल्ट नहीं पहनना, स्पीड का फॉलो नहीं करना, इन सब चीजों को भी एक बड़ा कारण बताया गया है डेथ्स की वजह जो आप निकालते हो। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल एनकैप जो आपके फ्रंट में दोनों जो उनकी डमीज लगाते हैं जिस पर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं और उसकी वजह से उसी से वो टेस्ट करते हैं कि भैया कहाँ पे इंजरी आती है, नेक पे आ रही है, चेस्ट पे आ रही है, हेड पे आ रही है, कि पेल्विस एरिया में आ रही है या फुट पे आ रही है, वो सब चीज़ें साइड में हो जाती है। क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट ही नहीं पहन रहे हो तो वो सारा का सारा जो टेस्ट है वो कोई काम का रहता नहीं है। दूसरी चीज, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कभी भी ग्लोबल एनकैप अडल्ट डमीज को नहीं बिठाता है, हमेशा चाइल्ड डमीज को बिठाता है। एक 18 महीने की चाइल्ड डमी होती है और एक 3 साल की चाइल्ड डमी होती है, उसके हिसाब से टेस्ट होता है। दैट मीन्स पीछे वाला जो पैसेंजर अगर अडल्ट होगा और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो किस हिसाब की इंजरीज आ सकती है उसका कोई आइडिया नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जब आप एक्चुअल डेथ्स की बात करते हो। ग्लोबल एनकैप एक और चीज टेस्ट नहीं करता है कि अंडर बॉडी कोलिजन जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रक के नीचे जाके घुस गए हो या फिर किसी बस में जाके घुस गए हो, वो वाले टेस्ट भी हमें पता नहीं पड़ते कि अंडर बॉडी कोलिजन अगर होता है तो क्या उस वक्त आपकी गाड़ी वो वाले क्रैश को या वो वाली इंटेंसिटी को झेल सकती है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो ऐसे कई सारे डेटाज हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है वो ये है कि रूरल जो आपके एक्सीडेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 60 टू 70% है जब आप डेथ्स की बात करते हो। पॉइंट ये है सिंपल सा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन आपको स्कोर दे दिया 5 में से 5 स्टार, पर आप कितनी गाड़ियों में देखते हो कि हम चाइल्ड सेफ्टी सीट्स को यूज करते हैं? कब आपने वो आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं उनमें सीट्स लगी हुई देखी है? कब आपने बच्चों को सीट बेल्ट पहने हुए देखा है? और इनफैक्ट कई बार बच्चों को सीट बेल्ट, अडल्ट सीट बेल्ट पहना देना भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि कंसिडरेशन में नहीं होती है। तो ग्लोबल इनकैप जो कि एक तरीके से यूरो इनकैप से, लैटिन इनकैप से कई आइडियाज लेकर और आपका क्रैश टेस्ट करती है आपकी गाड़ी का, वो एक रियलिस्टिक चीज नहीं बताता है। तो ये तो मोटी मोटी बात होगी, बट हम बात करेंगे कि जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी गाड़ी कितनी भी सेफ हो, नो मैटर
उसका स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, नो मैटर उसमें कितने एयरबैग्स आते हैं, नो मैटर उसमें कितनी सेफ्टी इक्विपमेंट आती है, पर वो 5 स्टार नहीं ला सकती है क्योंकि वो क्लियर क्लॉज है कि बॉस अगर आपको 5 स्टार लेनी है तो 1-2 एडिशनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको एडिशनल टेस्ट करने पड़ेंगे। वो एडिशनल टेस्ट कौन से हैं? जिसके अंदर आपका साइड पोल टेस्ट हो गया, जो कि रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी पोल में जाके घुसती है साइड से तो क्या इम्पैक्ट उस पर आता है, या फिर पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी कैसी है, पेडेस्ट्रियन का पाँव अगर टकराता है या फिर अगर वो पूरा इसके ऊपर आके गिर जाता है, गाड़ी के ऊपर आके गिर जाता है, तो उसकी सेफ्टी कितनी होगी। अगर वो टेस्ट कराओगे तभी आपको 5 स्टार मिलेंगे। अगर ग्लोबल एनकैप अपने हिसाब से गाड़ी सोर्स करता है, दो ही तरीके से गाड़ी सोर्स करते हैं ये, या तो ये गाड़ी खुद परचेज कर लेते हैं और मोस्टली बेस मॉडल परचेज करते हैं। जब भी ये खुद परचेज करते हैं तो बेस मॉडल परचेज करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, अगर उसमें गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो मैक्सिमम इट कैन गेट इज 4 स्टार्स। 5 स्टार के लिए एक मैन्युफैक्चरर को गाड़ी देनी पड़ेगी, मतलब स्पॉन्सर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मल्टीपल मॉडल्स उस गाड़ी के होंगे ऑफ कोर्स, और फिर उसके अंदर एडिशनल टेस्ट किए जाएंगे, जिसके अंदर ESC भी एक टेस्ट आ गया आजकल कि स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उन सब पैरामीटर्स पे ठीक होगी तो 5 स्टार मिलेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम योर कार कैन गेट इज 4 स्टार, चाहे वो डिजर्व करती हो 5 स्टार लाना भी। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि मैन्युफैक्चरर जब भी गाड़ी स्पॉन्सर करता है, मोस्ट मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी स्पॉन्सर करते हैं तो अपनी गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट भेजते हैं, जिसके अंदर 6 एयरबैग्स भी हो जाते हैं उसके अंदर, और इक्विपमेंट लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। ESC कई गाड़ियों के बेस वेरिएंट में नहीं आता है, बट फिर वो टॉप एंड भेज देते हैं, तो एक गलत पिक्चर जाती है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर गाड़ी ने 5 स्टार स्कोर किया है तो मार्केट में हवा होती है कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, बट कोई भी उसकी डिटेल्स में नहीं जाता है कि ये तो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट था, इसके बेस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स नहीं आते हैं, उनमें 6 एयरबैग्स नहीं आते हैं, पर उसके बाद भी टेस्ट किया गया, 5 स्टार बोल दिया तो 5 स्टार बोल दिया। मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया ये 5 स्टार रेटिंग का, कि ग्लोबल एनकैप ने बोला 5 स्टार है तो 5 स्टार है, चाहे उसका बेस वेरिएंट कभी टेस्ट हुआ ही ना हो। अभी डिजायर के केस में ये हुआ कि मारुति सुजुकी ने अपना बेस वेरिएंट इनको दिया, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD प्लस ESC प्लस चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सारे फीचर्स आते हैं, तो उनके लिए फिर भी एक सही पिक्चर क्लियर समझ में आती है कि हाँ उनका बेस वेरिएंट में ये सब चीज़ें दी गई हैं और आप टेक्निकली टेस्ट यही करते हो, बाकी सब फीचर्स तो टेस्ट करने के होते नहीं, कंफर्ट वाले फीचर्स, आपके सेफ्टी फीचर्स ये टेस्ट करने के होते हैं, तो ये फिर भी थोड़ी बेटर पिक्चर है। पर जिन गाड़ियों को अगर 5 स्टार पहले मिली है तो वो मोस्टली उनके टॉप एंड वेरिएंट है। हमने महिंद्रा के केस में भी देखा है कि उनकी टॉप एंड गाड़ियों को टेस्ट कर लिया, जबकि जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स में कई फीचर्स मिसिंग थे, या तो साइड वाली सीट्स थी, और साइड वाली सीट्स होती है तो आपकी गाड़ी पूरा स्कोर कर ही नहीं सकती है, बट वो ना देकर आपने टॉप एंड वेरिएंट भेज दिया है और एक क्लियर मार्केटिंग के जैसे यूज़ किया है इस पूरी चीज़ को कि बॉस हमारी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, जबकि रियलिटी में आपका टॉप एंड वेरिएंट 5 स्टार रेटेड है, उसके नीचे वाले हैं या नहीं है उनको टेस्ट करना अभी भी बाकी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड टेस्टिंग भी कर रहे हो, just make sure that you only source the base variant and not the top end variant, so that जो बेस लेवल सेफ्टी है उसी के हिसाब से रेटिंग हो और उसी के हिसाब से क्लियर पिक्चर लोगों के सामने आए। तो ये स्पॉन्सर्ड टेस्टिंग है। पहली बात तो देखिए, आई नो बहुत महंगे होते हैं टेस्ट, डमीज अपने आप में बहुत महंगी होती है, कई डमी तो 8-8 करोड़ की आती है। हाँ ठीक है, रीयूजेबल है, बट उसमें कई सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम आ जाती है एक्सीडेंट में तो आप उसको ठीक करवाते हो या नए सेंसर्स इंस्टॉल करते हो जहाँ जहाँ पर भी आपके सेंसर्स होते हैं, वो चीज़ समझ में आती है। बट अगर आप अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हो, then find different sources to source these cars instead of sourcing it via a manufacturer। अभी मेरे बीच में डेविड वॉर्ड जो इनके हेड हैं ग्लोबल इनकैप के, उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत हो गई थी ट्विटर पे, और जब मैंने पूछा उनसे कि क्या एक गाड़ी 5 स्टार ले सकती है अगर वो टेस्ट स्पॉन्सर ना करे, तो पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें की, फिर सीधे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला कि एक सीधा सवाल है कि क्या कोई गाड़ी 5 स्टार रेटिंग ला सकती है अगर एक मैन्युफैक्चरर उस गाड़ी को स्पॉन्सर ना करे, टेस्ट के लिए पैसे ना दे। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सीधे तौर पे नहीं, बट एक अलग तरीके से, मैं वो क्लियर स्निपेट यहाँ पे डाल दूंगा, उन्होंने बोला कि हाँ कि ये बात फैक्ट है कि अगर स्पॉन्सर नहीं होगा तो 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, जो कि अपने आप में सवाल हमेशा खड़े करता है और खड़े करता रहेगा भी। जब आप क्रेडिबिलिटी की मूर्ति बनने की कोशिश कर रहे हो तो लोग आप पे सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, ट्रांसपेरेंसी को लेकर लोग सवाल उठाएंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। कुछ सालों पहले तक तो ये लोग ये भी नहीं बताते थे कि 5 स्टार रेटिंग जो मिली है वो मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड है टेस्ट या नहीं है, क्लियरली मेंशन ही नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद में जब सवाल उठने लगे
तो फिर इन्होंने वो क्लियरली मेंशन करना शुरू किया कि हाँ बॉस ये स्पॉन्सर्ड था और ये स्पॉन्सर्ड नहीं था। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली जो गेम है ना, वो एक बड़ा सवाल है कि मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर्ड टेस्टिंग जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। अब देखिए जो अगला प्रॉब्लम है ओवरऑल रेटिंग सिस्टम में वो है कि अगर आपकी गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी साइड इम्पैक्ट टेस्ट में, साइड इम्पैक्ट क्रैश में अगर बेटर परफॉर्म करती है फ्रंटल इम्पैक्ट से, और अगर वो नंबर जो है वो लगभग 35% से ज़्यादा होता है, मान लीजिए एक सर्टेन नंबर आया साइड इम्पैक्ट में, EC3 की बात कर लेते हैं, सिट्रोन EC3, उसके 13.5 पॉइंट्स आए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर फॉर साइड इम्पैक्ट। बट क्योंकि फ्रंटल इम्पैक्ट में उनके नंबर्स कम थे तो उन्होंने उसको पेनल्टी दी, उसको पीनलाइज किया और 1 स्टार रेटिंग उसकी कम कर दी। नाउ दिस सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज कि एक मैन्युफैक्चरर अगर साइड इम्पैक्ट में अच्छा कर रहा है तो वो अप्रिशिएट होना चाहिए, ना कि उसको पीनलाइज किया जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर साइड इम्पैक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर एटलीस्ट स्कोर तो कम ना करें। आप क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में आप क्लियर कर सकते हो कि बॉस हाँ इसने फ्रंट इम्पैक्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट साइड इम्पैक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से रेटिंग दी गई है। बट अगर आप पीनलाइज करोगे तो ये आपके हिसाब से आप जो बोलते हो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, I don't see it as a holistic approach. The holistic approach is appreciating a brand for working in one area, चाहे साइड इम्पैक्ट हो। उनको ये बोलो आपकी फ्रंट इम्पैक्ट में भी, फ्रंटल क्रैश में भी वो बेटर परफॉर्म करें, पर आप ये पेनलाइज कर रहे हो तो ही गलत है। और तरीके की पेनल्टीज भी लगती है जिसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। आप तो ओवरऑल रेटिंग देखते हो, 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है कि 5 मिला है, आप ये नहीं देखते हो कि साइड इम्पैक्ट की वजह से उसको पेनल्टी मिली है। सो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो काफ़ी छुपी हुई रहती है, क्योंकि कोई भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ता है। हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, या 30 सेकंड वाले हैं, हम तो 15 सेकंड वाले हैं, 15 सेकंड का रिटेंशन है हमारा। अगर खटाक से रील में 15 सेकंड में नहीं पता पड़ा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये ज़्यादा इंश्योर करना है क्रिएटर्स को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी, और इनफैक्ट ग्लोबल इनकैप को भी, कि क्यों ये पेनल्टी लगी है, क्योंकि ये पेनल्टी मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाजायज लगती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर कोई गाड़ी स्ट्रक्चरली अनस्टेबल भी है और उसमें नंबर ऑफ एयर बैग ज़्यादा हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उसको भी पूरी 5 स्टार रेटिंग मिल सकती है। विज विज एक कार जो स्ट्रक्चरली स्टेबल हो और सारे फीचर्स भी ऑफर करती हो, तो उसके बराबर वो खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर Hyundai वर्ना जो है, नई वाली जो Hyundai वर्ना है, उसका प्लेटफॉर्म जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी शेल है, वो अनस्टेबल पाया गया एट 64 kmph। बट क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एयर बैग्स मतलब 6 एयर बैग्स थे, ABS, ESC जो सारी चीज़ें तामझाम है वो सब उसमें थे, तो उसको 5 स्टार दे दिए गए। अभी हर चीज़ पर पेनल्टी लगा देते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होना भी एक पेनल्टी नहीं मिलना, ये सवाल थोड़े खड़े करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टार रेटिंग सिस्टम हो जाता है, कि आप वर्ना की स्टार रेटिंग देखोगे, गूगल करोगे तो आपको मिलेगा 5 स्टार रेटिंग है, डिज़ायर की करोगे 5 स्टार रेटिंग है, अगर आप स्कोडा स्लाविया की करोगे 5 स्टार रेटिंग है, तो आपको लगेगा भाई सभी 5 स्टार रेटिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पॉइंट वहां पर थोड़ा सा खराब हो जाता है कि अगर गाड़ी स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो तो उसको पीनलाइज डेफिनेटली किया जाना चाहिए। विज विज एक गाड़ी जो स्ट्रक्चरली स्टेबल है और परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो ओवरऑल पॉइंट या ओवरऑल स्कोर कोई भी नहीं देखता है, उसके स्टार रेटिंग लोग देखते हैं। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है मेरे हिसाब से, जो कि सही होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो क्रिटिक्स हैं हमारे जैसे लोग जो इसके अगेंस्ट बोलते आए हैं, वो हमेशा बोलते रहेंगे। तो इस पर एक तो क्लियर स्टैंड होना चाहिए ग्लोबल एनकैप का, जो कि सेफ्टी को प्रमोट करती है, ओवरऑल सेफ्टी को प्रमोट करती है। और ओवरऑल सेफ्टी में मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सबसे बड़ा पार्ट है। और वो एक और एग्जांपल जैसे कि निसान की मैग्नाइट है और रेनो की काइगर है, उसके अंदर काइगर का स्ट्रक्चर अनस्टेबल आपने बोला, पहली बात तो क्यों बोला पता नहीं, उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल आया और मैग्नाइट का स्ट्रक्चर स्टेबल आया, जबकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। फिर जब रेटिंग देखते हो तो दोनों को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो ये एक तरीके से थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है सबके दिमाग में, वो दूर होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब आखिरी पॉइंट पे जाते हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ग्लोबल एनकैप, क्रैश टेस्ट, सेफ्टी रेटिंग या ओवरऑल जो इनका मैकेनिज्म है उस पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट है मेरे हिसाब से, वो ये कि जब गाड़ी का क्रैश हो जाता है उसके बाद में, मतलब पोस्ट क्रैश सेफ्टी असेसमेंट जो है उसके बारे में ना तो कोई कमेंट किया जाता है, ना ही उसका रेटिंग पर कोई प्रभाव पड़ता है। दैट मीन्स एक गाड़ी का अगर क्रैश होता है तो कितना इजी है उसके अंदर बैठे हुए ऑक्यूपेंट्स का बाहर निकलना या उनको बाहर निकालना, उसमें आग लग रही है कितना रेजिस्टेंट है उसके बारे में भी नहीं बताया था। इनफैक्ट ये अब सेम तरीकों से
ईवीज़ को भी टेस्ट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को भी टेस्ट करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में एक बहुत बड़ा डर होता है आग लगने का। उस पर कोई भी कमेंट नहीं होता है कि क्या वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद में अगर उसमें आग पकड़ लेती है तो क्या उसका रेटिंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लोग नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं कि अगर गाड़ी का टेस्ट हो रहा है उस वक़्त अगर उसका डोर है वो मुड़ गया है या बहुत ही अजीब उसने रिएक्ट किया है तो वहाँ पे -1 हो जाता है। अगर एयर बैग ढंग से नहीं खुल रहा है या खुल ही नहीं रहा है तो -1 कर देते हैं। बट पोस्ट क्रैश एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है कि क्रैश के बाद में कितना ईज़ी है उसके अंदर अगर जो लोग बैठे हैं उनका बाहर निकलना या उनको बाहर निकालना, उसको ओवरऑल मार्किंग में या ओवरऑल स्कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश के बाद में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी की जान बचाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप पे बहुत ज़्यादा भरोसा हम करते हैं। इनफैक्ट बी एनकैप के जब टेस्ट आते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं कि बी एनकैप तो बिकाऊ होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, और ग्लोबल एनकैप क्योंकि यूके से आ रहा है तो वो बेटर करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो लैक ये लोग करते हैं, और उसको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्वेश्चन उठाते रहो। जब आपका फेवरेट क्रिएटर बोले कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है तो उससे पूछो कि 5 स्टार रेटेड स्पॉन्सर्ड टेस्टिंग की वजह से आई है ना, उसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं उस पर बताओ कि भैया क्या बात चल रही है। और कोई गाड़ी अगर 4 स्टार लेकर आ रही है तो वो 4 स्टार रेटिंग भी कैन बी इक्वलेंट टू 5 स्टार रेटिंग एट टाइम्स, क्योंकि उसके एडिशनल टेस्ट नहीं हुए। दैट मीन्स उसकी सेफ्टी जो है वो कम नहीं हो जाती है। फिर आप चाहे फैन बॉयज़ को सुनो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के फैन बॉयज़ हैं जो हमेशा एक पर्टिकुलर ब्रांड के 5 स्टार आते हैं तो बहुत हल्ला मचाते हैं। वहीं पर उनकी ना चहीते ब्रांड, मतलब जो ब्रांड उनको पसंद नहीं है, उनके 5 स्टार रेटिंग आती है तो वो क्वेश्चन उठाते हैं कि बॉस कहीं कुछ झोल तो नहीं है, मैं तो अभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा ये गाड़ी। तो अगर 5 स्टार ग्लोबल एनकैप को ही आप मान रहे हो कि भैया ये लकीर है, ये आपने एक लकीर खींच दी कि भैया ये एक स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड पे अगर कोई गाड़ी परफॉर्म कर रही है बेटर, आपके फेवरेट से भी बेटर, तो फिर आप उसको खुला बोलिए। तो पॉइंट यही है कि ग्लोबल एनकैप से हमारा सवाल ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ाइए। आप भी जब भी उनके एक क्रैश टेस्ट आएँ तो उनसे ये सवाल पूछिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे ट्विटर के जरिए, चाहे बाकी प्लेटफॉर्म के जरिए। और जो आपके फेवरेट चहीते क्रिएटर्स हैं उनसे भी ये बोलिए कि एटलीस्ट वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे कि बॉस, कि हाँ ये गाड़ी में आपको कि इस वाली गाड़ी को अगर 5 स्टार मिले हैं तो उसके पीछे की क्या सच्चाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं क्लियर कर पाऊंगा कि कैसे ग्लोबल एनकैप काम करता है और क्यों इन पर सवाल बार बार उठते रहते हैं, और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो उठते रहते हैं जिनको एड्रेस करना अभी भी बाकी है। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।